हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ रितेश पटेल और आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक नया वीडियो जो कि मौर्य वंश के बारे में। Come on, let's do it. पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नंदा डायनेस्टी का एक लास्ट रूलर हुआ करता था धनानंद, जो कि एक महान सम्राट था, भारत का पहला महान सम्राट, राइट। पूरा सम्राट था भारत का। उसके बाद मैंने बात करी थी मौर्य वंश के सोर्सेस की, स्रोतों की, चाहे फिर वो पुरातात्विक स्रोत हो या साहित्यिक स्रोत हो, राइट। मतलब कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो या लिटरेसी सोर्सेज हो। मैंने दोनों की बात की थी, जिसमें मैंने कि अशोक के स्तंभ भी बताए थे और शिलालेख भी बताए थे, है ना। तो चलिए उसके बाद बात करेंगे। मैंने एक और आपको साहित्यिक स्रोत बताया था, लिटरेसी सोर्स बताए थे, जिसमें कि मैंने विशाखदत्त के बारे में जिक्र किया था। विशाखदत्त जिनकी रचना थी मुद्रा राक्षस, और मुद्रा राक्षस से ही हमें पता चलता है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य, जो कि कौटिल्य और विष्णुगुप्त से भी फेमस है, काफ़ी फेमस है इनका नाम कौटिल्य के नाम से, और तो इसी की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे धनानंद को पराजित किया और एस्टैब्लिशमेंट करता है मौर्य पीरियड की, मौर्य वंश का, राइट। हाँ जी सर, तो मौर्य वंश के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी होगा मौर्य वंश के बारे में। तो मौर्य वंश का पीरियड लिखना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मौर्य वंश चलता है तकरीबन 323 बीसी से लेकर के 323 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक, राइट। हाँ जी सर, तो ये मौर्य वंश का एक पीरियड हो गया, ये काल हो गया, है ना। उसके बाद मैं बात करूंगा चंद्रगुप्त मौर्य की। ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य काल, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन करने स्टार्ट किया तो तकरीबन पूरे भारत को, चाहे वो नॉर्थ से लेकर के साउथ हो या ईस्ट से लेकर के वेस्ट हो, वेस्ट की यदि मैं बात करूं तो अफ़गानिस्तान से लेकर के पाकिस्तान और फिर ये जो गुजरात राजस्थान वाला जो एरिया है, दिल्ली हरियाणा पंजाब वाला जो एरिया है, मतलब यहाँ तक उसने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था, राइट। हाँ जी सर, तो तकरीबन ऐसा माना जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो रूलिंग पीरियड होता है वो तकरीबन 323 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक चलता है इनका चंद्रगुप्त मौर्य का रूलिंग पीरियड। और ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि चाणक्य की सहायता से इन्होंने मगध को छीना था किससे, एक मिनट, मगध को छीना था किससे छीना था, नंद वंश के एक आखिरी रूलर धनानंद को, है ना। मगध को जीता था धनानंद से, जो कि नंदा डायनेस्टी का एक आखिरी रूलर था, राइट। हाँ जी सर, उसके बाद यदि बात करते हैं तो उसके बाद बात करेंगे तो इसको यूनान के कुछ लोग हुआ करते थे, तो यूनानी भाषा में इसको दो नाम से जाना जाता है। एक तो एक नाम से जाना जाता है सेंड्रोकोट्स, और दूसरा ही नाम था इसका और एंड्रोकोट्स के नाम से। तो सर एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोट्स किस किस लोगों के द्वारा बुलाया जाता था इनको, तो दो लेखक हुआ करते थे सेंड्रोकोट्स, जिन्होंने नाम दिया था चंद्रगुप्त मौर्य का। वो था पहले जस्टिस,
और माना जाता है, ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि जस्टिस ही वो व्यक्ति था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का ही बेटा था, जस्टिस, राइट। हाँ जी सर। उसके बाद बात करेंगे एस्टेबो की। अरे यार नाम क्या था, सही तरीका था। तो बात करेंगे एस्ट्रेबो की, राइट। हाँ जी सर। तो जस्टिस और एस्ट्रेबो ये दो लेखक थे जिन्होंने सेंड्रोकोट्स नाम दिया किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। उसके बाद एंड्रोकोट्स भी कहा, किसने, किन दो लेखकों ने कहा एंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य को, तो एक होता है प्लूटार्क, एक था प्लूटार्क और दूसरा था एपियस, राइट। हाँ जी सर, ये एपियस था, एक था जस्टिस, एस्ट्रेबो, प्लूटार्क और एपियस, राइट। हाँ जी सर। और भाई ये भी किसी ने तो पहचाना ही होगा ना, ये भी तो किसी ने पहचाना ही होगा कि सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स किसको संबोधित कर रहे हैं, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को संबोधित कर रहे हैं। ये किसने पहचाना, ये पहचाना सर विलियम जोन्स ने। अब आपको मैं इनके बारे में एक बात बताता हूँ। ये एशियाटिक सोसाइटी है, 1778 ईस्वी की मैं बात कर रहा हूँ। इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की, वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ मिलकर के एशियाटिक सोसाइटी की एस्टैब्लिशमेंट किया था। ये वही सर विलियम जोन्स है जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को पहचाना था कि यूनान के लोगों ने सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स के नाम से भी संबोधित किया है। तो जस्टिस और एस्ट्रेबो, प्लूटार्क और एपियस, ये वो चार लेखक हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स के नाम से संबोधित करते हैं और कई बार इनका जिक्र किया गया है, सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स वर्ड्स का। उसके बाद ये तो जस्टिस है, ये जस्टिस और प्लूटार्क, ये जस्टिस और प्लूटार्क ये ही दो बंदे थे जिन्होंने बताया था कि तकरीबन 6,40,000 सैनिक थे किसके पास, चंद्रगुप्त मौर्य के पास। 6 लाख तो केवल सैनिक थे जो कि पैदल सैनिक थे, वो जो पैदल चलते थे ना, भाला वाला लेकर के, भाला और तीर लेकर के, तो वो तकरीबन 6 लाख थे। 20,000 घुड़सवार थे और 20,000 हाथी थे। तो इतनी बड़ी सेना थी, ये किसके द्वारा पता चलता है, जस्टिस और प्लूटार्क के द्वारा पता चलता है। उसके बाद बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, जो कि अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट चीज की जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है चंद्रगुप्त मौर्य से ही। वो होगा सर क्या, वो होगा सुदर्शन झील। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने ही रूलिंग पीरियड पे बनवाई थी सुदर्शन झील। सर अब ये क्या भला है। तो सुदर्शन झील बनवाई थी कहाँ पे, गिरनार पर्वत पे। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कहाँ पर स्थित है ये, गिरनार पर्वत गुजरात में। इंपॉर्टेंट है ये, काफी इंपॉर्टेंट है। और सुदर्शन झील का निर्माण यदि करवाया है तो कहीं ना कहीं से तो हमें इसके एविडेंस मिलते होंगे, डेफिनेटली मिलते हैं। ये मिलते हैं जूनागढ़ अभिलेख से, जूनागढ़ अभिलेख से। और जूनागढ़ अभिलेख की एक सबसे खास बात यह है, जूनागढ़ अभिलेख की सबसे खास बात यह है कि जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में है। तो सर इसमें खास बात क्या हुई, बहुत सारी भाषाएं होती है लेकिन संस्कृत वो पहली बार जूनागढ़ अभिलेख में देखा गया था। संस्कृत फर्स्ट टाइम थी, मतलब फर्स्ट संस्कृत
जूनागढ़ अभिलेख से ही आती है। हमें देखने को मिलता है पहली बार संस्कृत जूनागढ़ अभिलेख में। और एक और इम्पोर्टेंट बात, उससे भी अच्छी बात यह है कि भाई ये जो जूनागढ़ अभिलेख है ना, ये संस्कृत से सबसे लंबा अभिलेख भी माना जाता है। सबसे लंबा अभिलेख है ये, सबसे लंबा अभिलेख है ये, सबसे लंबा अभिलेख है संस्कृत भाषा का, राइट। याद रखिएगा, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार बना दिया है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। हाँ जी सर। तो सुदर्शन झील जो बनवाई, तो सुदर्शन झील से और भी 2 क्वेश्चन निकल करके सामने आते हैं। वो सर कौन कौन से थे? तो इसकी मरम्मत जो पहली बार करवाई थी, फर्स्ट मरम्मत मतलब रिनोवेशन कराया था सुदर्शन झील का, तो पहला था रुद्र दामन। रुद्र दामन सर ये कौन था? जब हम आगे पढ़ेंगे, जब हम पोस्ट मौर्य पीरियड पढ़ेंगे, मतलब कि मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे उसमें कि जब 4 विदेशी आक्रमण होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया हुआ है कि 4 विदेशी आक्रमण होंगे। उसी में से एक होगा शकों का आक्रमण, और उसी शक वंश में एक रूलर रूल करेगा, एक महान रूलर रूल करेगा, वो होगा रुद्र दामन। उसके बाद सेकेंड रिनोवेशन कराएगा कौन? स्कंदगुप्त। ये स्कंदगुप्त जो होगा, ये महान शासक होगा किस वंश का, किस डायनेस्टी का? वो होगा गुप्ता डायनेस्टी का, गुप्ता वंश, जो कि चलता है 319 एडी से लेकर के 518 एडी तक, सॉरी 540 एडी तक चलता है गुप्ता वंश, मतलब गुप्ता पीरियड। और गुप्ता पीरियड की यदि मैं बात करूं तो गुप्त वंश का जो फाउंडर हैं वो है श्रीगुप्त, लेकिन एक्चुअल फाउंडर जो माने जाते हैं, वास्तविक संस्थापक जो माने जाते हैं, वो चंद्रगुप्त माने जाते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम माने जाते हैं। उसके बाद आएंगे समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के बाद उनके 2 पुत्र होते हैं, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। और धीरे धीरे करके आखिरी जो रूलर होते हैं, महान रूलर जो होगा, वो होगा स्कंदगुप्त। इज द लास्ट ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, राइट। हाँ जी सर। तो ये बात तो हो गई सुदर्शन झील की। सुदर्शन झील से केवल इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने आपको लिखवा दिए। यदि आपको इसको नोट डाउन, वैसे तो आप अपनी ही हैंड राइटिंग में, सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में यदि नोट्स बनाएंगे, इट्स बेटर टू यू, इट्स बेटर फॉर यू, क्योंकि यदि आप अपने ही हाथों से लिखेंगे तो आपको पता होगा कि मैंने कहाँ पर क्या पढ़ा है। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं शुरू से लेकर के आखिरी तक हिस्ट्री कवर करवाऊंगा, और जो एग्ज़ाम में आने वाला है मैं केवल वही बताऊंगा, ना ज़्यादा ना कम, राइट। हाँ जी सर। तो अब बात करेंगे, मैंने सुदर्शन झील की बात कर दी। अब जैसे मैंने बात की थी लेखकों की कि भाई प्लूटार्क और जस्टिस नाम के 2 लेखक थे, उन्होंने बताया था कि भाई 6,40,000 सैनिक थे इसके शासनकाल में। जब इसने रूलिंग पीरियड, जब इसका रूल कर रहा था चंद्रगुप्त मौर्य, तो 6,40,000 सैनिकों के साथ रूल कर रहा था। और इतने बड़े से टकराना इतना आसान नहीं था। लेकिन सेल्यूकस निकोटर नाम का एक व्यक्ति था, सेल्यूकस निकोटर, जो कि 305 बीसी में ईसा पूर्व सेल्यूकस निकोटर हमला करता है। सेल्यूकस निकोटर हमला करता है किस पर? सर किस पर करेगा सेल्यूकस निकोटर हमला? वो करेगा चंद्रगुप्त मौर्य पर। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य पर हमला करने से पहले ही, जैसे ही वो 6,40,000 सैनिकों को देखता है, 20 घुड़सवार और 20 हाथियों को देखता, 20,000 हाथियों को देखता है, तो वो घबरा जाता है। और 305 बीसी में ही एक ट्रीटी होती है, क्योंकि भाई युद्ध तो करने से रहा, वो ट्रीटी करता है, एक संधि करता है। तो बात करेंगे एस्ट्रेबो की, राइट। हाँ जी सर। तो जस्टिस और एस्ट्रेबो ये 2 लेखक थे जिन्होंने सेंड्रोकोट्स नाम दिया किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। उसके बाद एंड्रोकोट्स
भी कहा, किसने, किन दो लेखकों ने कहा एंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य को? तो एक होता है प्लूटार्क, एक था प्लूटार्क और दूसरा था एपियस। एपियस, राइट? हाँ जी सर, ये एपियस था। एक था जस्टिस, स्ट्रैबो, प्लूटार्क और एपियस। एपियस, राइट? हाँ जी सर। और भाई ये भी किसी ने तो पहचाना ही होगा ना, ये भी तो किसी ने पहचाना ही होगा कि सेंड्रोकोट्स एंड्रोकोट्स किसको संबोधित कर रहे हैं, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को संबोधित कर रहे हैं। ये किसने पहचाना? ये पहचाना सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स ने। अब आपको मैं इनके बारे में एक बात बताता हूँ। ये एशियाटिक सोसाइटी है, 1778 ईस्वी की मैं बात कर रहा हूँ। इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की, वॉरेन हेस्टिंग के साथ मिलकर के एशियाटिक सोसाइटी की स्टैब्लिशमेंट किया था। ये वही सर विलियम जोन्स है जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को पहचाना था कि यूनान के लोगों ने सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स के नाम से भी संबोधित किया है। तो जस्टिस और एस्ट्रोबो, प्लूटार्क और एपियस, ये वो चार लेखक हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स के नाम से संबोधित करते हैं और कई बार इनका जिक्र किया गया है, सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स वर्ड्स का। उसके बाद ये तो जस्टिस है, ये जस्टिस और प्लूटार्क, ये जस्टिस और प्लूटार्क ये ही दो बंदे थे जिन्होंने बताया था कि तकरीबन 6,40,000 सैनिक थे किसके पास? चंद्रगुप्त मौर्य के पास। 6 लाख तो केवल सैनिक थे, जो कि पैदल सैनिक थे, वो जो पैदल चलते थे ना, भाला वाला लेकर के, भाला और तीर लेकर के, तो वो तकरीबन 6 लाख थे। ये 20,000 घुड़सवार थे और 20,000 हाथी थे। तो इतनी बड़ी सेना थी, ये किसके द्वारा पता चलता है? जस्टिस और प्लूटार्क के द्वारा पता चलता है। उसके बाद बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, जो कि अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट चीज की, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है चंद्रगुप्त मौर्य से ही। वो होगा सर क्या? वो होगा सुदर्शन झील। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने ही रूलिंग पीरियड पे बनवाई थी सुदर्शन झील। सर अब ये क्या भला है? तो सुदर्शन झील बनवाई थी कहाँ पे? गिरनार पर्वत पे। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कहाँ पर स्थित है ये? गिरनार पर्वत, गुजरात में। इंपॉर्टेंट है ये, काफी इंपॉर्टेंट है। और सुदर्शन झील का निर्माण यदि करवाया है तो कहीं ना कहीं से तो हमें इसके एविडेंस मिलते होंगे, डेफिनेटली मिलते हैं। ये मिलते हैं जूनागढ़ अभिलेख से, जूनागढ़ अभिलेख से। और जूनागढ़ अभिलेख की एक सबसे खास बात यह है, जूनागढ़ अभिलेख की सबसे खास बात यह है कि जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में है। तो सर इसमें खास बात क्या हुई? बहुत सारी भाषाएं होती है, लेकिन संस्कृत वो पहली बार जूनागढ़ अभिलेख में देखा गया था। संस्कृत फर्स्ट टाइम थी, मतलब फर्स्ट संस्कृत जूनागढ़ अभिलेख से ही आती है। हमें देखने को मिलता है पहली बार संस्कृत जूनागढ़ अभिलेख में। और एक और इम्पोर्टेंट बात, उससे भी अच्छी बात यह है कि भाई ये जो जूनागढ़ अभिलेख है ना, ये संस्कृत से सबसे लंबा अभिलेख भी माना जाता है। सबसे लंबा अभिलेख है ये, सबसे लंबा अभिलेख है ये, सबसे लंबा अभिलेख है संस्कृत भाषा का, राइट? याद रखिएगा, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार बना दिया है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? हाँ जी सर।
तो सुदर्शन झील जो बनवाई, तो सुदर्शन झील से और भी 2 क्वेश्चन निकल करके सामने आते हैं। वो सर कौन कौन से थे? तो इसकी मरम्मत जो पहली बार करवाई थी, फर्स्ट मरम्मत मतलब रिनोवेशन कराया था सुदर्शन झील का, तो पहला था रुद्र दामन। रुद्र दामन सर ये कौन था? जब हम आगे पढ़ेंगे, जब हम पोस्ट मौर्य पीरियड पढ़ेंगे, मतलब कि मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे उसमें कि जब 4 विदेशी आक्रमण होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया हुआ है कि 4 विदेशी आक्रमण होंगे, उसी में से एक होगा शकों का आक्रमण, और उसी शक वंश में एक रूलर रूल करेगा, एक महान रूलर रूल करेगा, वो होगा रुद्र दामन। उसके बाद सेकंड रिनोवेशन कराएगा कौन? स्कंदगुप्त। ये स्कंदगुप्त जो होगा ये महान शासक होगा किस वंश का, किस डायनेस्टी का? वो होगा गुप्ता डायनेस्टी का, गुप्ता वंश, जो कि चलता है 319 एडी से लेकर के 518 एडी तक, सॉरी 540 एडी तक चलता है गुप्ता वंश, मतलब गुप्ता पीरियड। और गुप्ता पीरियड की यदि मैं बात करूं तो गुप्त वंश का जो फाउंडर हैं वो है श्रीगुप्त, लेकिन एक्चुअल फाउंडर जो माने जाते हैं, वास्तविक संस्थापक जो माने जाते हैं, वो चंद्रगुप्त माने जाते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम माने जाते हैं। उसके बाद आएंगे समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के बाद उनके 2 पुत्र होते हैं, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, और धीरे धीरे करके आखिरी जो रूलर होते हैं, महान रूलर जो होगा वो होगा स्कंदगुप्त। इज द लास्ट ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, राइट? हाँ जी सर। तो ये बात तो हो गई सुदर्शन झील की। सुदर्शन झील से केवल इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने आपको लिखवा दिए। यदि आपको इसको नोट डाउन, वैसे तो आप अपनी ही हैंड राइटिंग में, सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में यदि नोट्स बनाएंगे, इट्स बेटर टू यू, इट्स बेटर फॉर यू, क्योंकि यदि आप अपने ही हाथों से लिखेंगे तो आपको पता होगा कि मैंने कहाँ पर क्या पढ़ा है। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं शुरू से लेकर के आखिरी तक हिस्ट्री कवर करवाऊंगा, और जो एग्ज़ाम में आने वाला है मैं केवल वही बताऊंगा, ना ज़्यादा ना कम, राइट? हाँ जी सर। तो अब बात करेंगे, मैंने सुदर्शन झील की बात कर दी। अब जैसे मैंने बात की थी लेखकों की कि भाई प्लूटार्क और जस्टिस नाम के 2 लेखक थे, उन्होंने बताया था कि भाई 6,40,000 सैनिक थे इसके शासनकाल में। जब इसने रूलिंग पीरियड, जब इसका रूल कर रहा था चंद्रगुप्त मौर्य, तो 6,40,000 सैनिकों के साथ रूल कर रहा था, और इतने बड़े से टकराना इतना आसान नहीं था। लेकिन सेल्यूकस निकोटर नाम का एक व्यक्ति था, सेल्यूकस निकोटर, जो कि 305 बीसी में ईसा पूर्व सेल्यूकस निकोटर हमला करता है। सेल्यूकस निकोटर हमला करता है किस पर? सर किस पर करेगा सेल्यूकस निकोटर हमला? वो करेगा चंद्रगुप्त मौर्य पर। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य पर हमला करने से पहले ही, जैसे ही वो 6,40,000 सैनिकों को देखता है, 20 घोड़सवार और 20 हाथियों को देखता, 20,000 हाथियों को देखता है, तो वो घबरा जाता है। और 305 बीसी में ही एक ट्रीटी होती है, क्योंकि भाई युद्ध तो करने से रहा, वो ट्रीटी करता है, एक संधि करता है। और इसी संधि में अच्छा, पहली बात सर, ये सेल्यूकस निकोटर कौन था? तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, एक सिकंदर का, मतलब पिछले वीडियो में जब मैंने आपको यूनानी आक्रमण बताए थे, इंडो ग्रीक्स हमले, मतलब आक्रमण, इन्वेजन्स बताए थे, तब मैंने आपको बताया था कि भाई सिकंदर भी आया था। ईरानी आक्रमण था, यूनानी आक्रमण था, ग्रीक आक्रमण था और यूनानी आक्रमण था। तो जब ग्रीक, मतलब यूनानी आक्रमण जब होता है तब सिकंदर आता है, राइट? हाँ जी सर। तो भाई पोरस से बढ़ता है वो सबसे पहले 326 बीसी में, जिसमें कि हाइड्रोस्पीच का युद्ध होता है, झेलम का युद्ध होता है, और इस हाइड्रोस्पीच में पोरस हार जाता है। उसके बाद वो भाई आगे बढ़ता है, और भाई फिर उसकी सेना मना कर देती, भाई हम आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि घनानंद नाम का एक बहुत बड़ा शासक मगध में बैठा होता है, जो बहुत ही पावरफुल होता है।
और फिर वो वापस वो लौट जाता है बेबीलोन, और बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब वह बेबीलोन लौटता है 33 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु होती है। और जब वह लौट रहा होता है तो अपना सारा का सारा राज्य दे करके जाता है अपने ही सेनापति किसको, सेल्यूकस निकोटर को। तो ये बंदा वहीं से आया है और इसी ने हमला किया मौर्य वंश के रूलर चंद्रगुप्त मौर्य पर। बट वो इतनी बड़ी सेना देख करके घबरा जाता है और एक ट्रीटी करता है, एक संधि करता है, जिसमें कि वो अपने जीते हुए 4 राज्य उसको दे करके जाता है। कौन कौन से थे सर वो? तो था काबुल, कंधार, जड्रोसिया। काबुल, कंधार, जड्रोसिया और हेरात। काबुल, कंधार, जड्रोसिया और हेरात नाम के ये 4, 1 2 3 4, ये 4 राज्य किसको देता है? ये देता है सेल्यूकस निकोटर देता है चंद्रगुप्त मौर्य को। और इस ट्रीटी में एक काम और होता है, ये अपनी सेल्यूकस निकोटर अपनी पुत्री हेलेना का विवाह करता है चंद्रगुप्त मौर्य से, विवाह करता है चंद्रगुप्त मौर्य से। इसी ट्रीटी के, इसी संधि के दौरान, राइट, चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, राइट। हाँ जी सर। उसके बाद ये जो सेल्यूकस निकोटर है अपने साथ लेकर के आता है एक राइटर को, उसका नाम होता है मेगास्थनीज। आपने नाम सुना होगा मेगास्थनीज का, और यही मेगास्थनीज लिखता है इंडिका पुस्तक। और इसी इंडिका पुस्तक से हमें पता चलता है इन सब के बारे में, मतलब कि 305 बीसी में सेल्यूकस निकोटर आया था और उसने हमला किया था। और फिर उसके बाद अपने कंधार, काबुल, कंधार, जड्रोसिया, हेरात नाम के जो राज्य थे वो दे देता है किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। और अपनी ही पुत्री हेलेना का विवाह कर देता है चंद्रगुप्त मौर्य से। ये सारी चीजें हमको कहाँ से पता चलती हैं? तो मेगास्थनीज की इंडिका से पता चलती हैं, राइट। उसके बाद 300 बीसी में 300 ईसा पूर्व मैंने आपको बताया था कि जैन संगति होती है, एक महाजैन संगति होती है। पहली महाजैन संगति होती है पाटलिपुत्र में होती है। वो उसके जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं स्थूलभद्र, राइट। तो बस फिर क्या था, स्थूलभद्र और भद्रबाहु, मैंने आपको बताया था कि लड़ाई होती है। भद्रबाहु चले जाते हैं श्रवण बेलगोला और स्थूलभद्र यहीं रहते हैं और एस्टैब्लिशमेंट करते हैं श्वेतांबर और दिगंबर में। और इसी महासंगति में वो डिवाइड होते हैं, उसी विवाद को कम करने के लिए या उसका निराकरण करने के लिए डिवाइड कर दिया जाता है अनुयायी को दिगंबर और श्वेतांबर में। और दिगंबर के जो लीड करते हैं वो करते हैं भद्रबाहु, राइट। तो बस यही कहानी थी। और 300 बीसी में जब अकाल पड़ता है, 300 बीसी में मतलब जब अकाल पड़ता है तब भद्रबाहु स्थूलभद्र से बोलते हैं कि भाई एक काम करते हैं, अपन चलते हैं, अकाल मगध में तो अकाल फैला हुआ है, तो एक काम करते हैं अपन छोड़ चलते हैं कहीं और पे बसेरा करते हैं। बोले नहीं भाई आपको जाना आप जाओ, मैं तो नहीं जाने वाला। तो भद्रबाहु चले जाते हैं श्रवण बेलगोला और श्रवण बेलगोला में ही लेकर के जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। और श्रवण बेलगोला चले जाते हैं कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। श्रवण बेलगोला जो कि है कर्नाटक में, कर्नाटक। श्रवण बेलगोला चले जाते हैं, श्रवण बेलगोला चले जाते हैं जो कि कर्नाटक में है चंद्रगुप्त मौर्य। और 2 साल बाद मतलब कि 298 बीसी में इनकी हो जाती है मृत्यु। मैंने आपको बताया था कि एक चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखन और संथारा विधि के द्वारा अपने देह को त्यागा था। अब सर ये संलेखन और संथारा क्या होता है? संलेखन और संथारा ये एक ऐसी विधि होती है जो उपवास रह करके अपने देह को त्याग दिया जाता है, वही कहलाती है संलेखन
और संथारा विधि द्वारा संलेखन और संथारा विधि द्वारा उपवास रह करके अपना देह त्याग देना ही कहलाता है संलेखन और संथारा। 298 बीसी में मृत्यु को प्राप्त होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और जब ये श्रवण बेलगोला जा रहे होते हैं तो अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपने सारे राज्य दे करके जाते हैं, अपना सब कुछ दे करके जाते हैं। किसको दे करके जाते हैं? तो जाते हैं किसको? बिंदुसार को। बिंदुसार को, नाउ द सेकेंड रूलर ऑफ मौर्य पीरियड, मौर्य वंश का, मौर्य डायनेस्टी का सेकेंड रूलर होगा कौन? बिंदुसार, जो कि शासन करेगा 298 बीसी से ईसा पूर्व से लेकर के 272 ईसा पूर्व तक, राइट। मतलब कि 298 बीसी से 272 बीसी तक रूल करेगा बिंदुसार। सबसे पहली बात, बिंदुसार के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है सर? तो बिंदुसार के बारे में पता चलता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म से, और इन्हीं धर्मों से हमें पता चलता है कि इसका नाम सहसेन और अघात शत्रु भी है। इसको अघात शत्रु और सहसेन के नाम से भी जाना जाता है। और ये यदि अघात शत्रु का मतलब होता है शत्रु का विनाशक, और सहसेन जो कि जैन धर्म से हमें पता चलता है कि इनका नाम सहसेन भी है। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि भाई अजात शत्रु, किस मगध शासक का नाम अजात शत्रु है या सहसेन है? इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार आए भी हैं, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म से ये भी पता चलता है कि इसकी 16 रानियां थीं, 16 विवाह इन्होंने किए थे, 16 विवाह इन्होंने किए थे। और 16 विवाहों में सबसे प्रिय और सबसे प्रसिद्ध जो पत्नी थी इनकी थी शुभद्रंगा। जो सबसे प्रसिद्ध थी वो थी शुभद्रंगा, राइट। और इसी से हुआ था कौन? अशोक। इसी से हुआ था अशोक। और अशोक का जो बड़ा भाई था, अशोक का जो बड़ा भाई था वो था सुसीम, वो था सुसीम। जहां अशोक गवर्नर था, मतलब कि राज्यपाल था, गवर्नर था उज्जैन का, वहीं इसका बड़ा भाई सुसीम गवर्नर था, राज्यपाल था कहाँ का? तक्षशिला का, राइट। हाँ जी सर। कहा जाता है, ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि जब एक बौद्ध धर्म के ग्रंथ कथाओं से हमें पता चलता है, बौद्ध ग्रंथ कथाओं से हमें पता चलता है कि तक्षशिला में एक विद्रोह होता है। एक कीचक नाम के व्यक्ति ने, कीचक नाम के व्यक्ति ने एक विद्रोह उत्पन्न कर दिया, विद्रोह किया। और इस विद्रोह को सबसे पहले बिंदुसार भेजते हैं किसको? सुसीम को, कि भाई जाइए और इसको कंट्रोल कर दिए, भाई इस रिवोल्ट को आप कंट्रोल करिए। आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और कई बार आ चुका है कि भाई सबसे पहले जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ तो सबसे पहले बिंदुसार ने किसको भेजा? तो सबसे पहले भेजा सुसीम को, जो कि बड़ा पुत्र था। उसके बाद जब ही कैन नॉट कंट्रोल
he is not able to control this revolt, then he sent again अशोक को भेजते हैं। जैसे ही अशोक को भेजते हैं तो यहीं से ये कैपेबल होता है, ये एबल हो जाता है कि भाई हाँ, इस विद्रोह को इन्होंने खत्म कर दिया। यहीं से अशोक के राजा बनने की, एक लीडरशिप की जो उनके गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, वो इसी विद्रोह को रोकने से, ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि दिखाई देती हैं। और जब ऐसा दिखाई पड़ता है तब, लेकिन इसके बाद भी भाई उत्तराधिकारी चुना जाता है किसको? उत्तराधिकारी चुना जाता है किसको? वो चुना जाता है सुसीम को। लेकिन ये बात अशोक को नागुजार होती है। मतलब कि अशोक नहीं चाहता कि सुसीम उत्तराधिकारी बने, और इसी वजह से चाणक्य के एक शिष्य राधागुप्त के साथ मिलकर के चाणक्य शिष्य राधागुप्त के साथ मिलकर के हत्या करता है अपने 99 भाइयों की हत्या कर देता है। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि अशोक के 100 भाई हुआ करते थे और उसको मिलाकर के 101 भाई हुआ करते थे। उसने 99 की हत्या कर दी और एक को छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया सर? तो उसने छोड़ा तिस्सा को। तिस्सा नाम के अपने भाई को छोड़ दिया। और यही तिस्सा आगे चल करके सिंघल का शासक बनता है। इसी के अशोक के ही संरक्षण में सिंघल मतलब श्रीलंका का शासक बनता है, रूलर बनता है। और बस यही कहानी समाप्त हो जाती है चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार की। और जब ये उत्तराधिकारी वाली कहानी चल रही थी, मतलब कि जब 99 भाइयों की हत्या हो रही थी, तब तकरीबन 3 साल तक ये गृह युद्ध चलता है। और उसके बाद सिंहासन पर बैठता है, हम सभी जानते हैं, अशोक। इज द बहुत ही महान सम्राट अशोक, जिसके बारे में हर कोई जानता है। हर बच्चा जानता है कि अशोक नाम का एक सम्राट हुआ करता था, राइट? हाँ जी सर। 3 साल मतलब कि अब अशोक रूल करेगा 269 BC से, 269 BC से स्टार्ट करेगा रूल करना, क्योंकि 3 साल तो गृह युद्ध हो गया भाई, 272 है, तो अब 3 साल तक गृह युद्ध हुआ और 269 BC से अशोक रूल करना स्टार्ट करेगा, राइट? हाँ जी सर। तो चलिए आज का यहीं पे समाप्त करते हैं आज का सेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में, राइट? बिल्कुल सर। चलिए, तो थैंक यू, और लाइक शेयर करना ना भूलें, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। ऐसे वीडियोस में लेकर के आता रहूँगा, राइट? हाँ जी सर। तो एक चीज़ और रह गई, ये शुभदंगा को धर्मा भी कहा जाता है, ही इज ऑल्सो कॉल्ड धर्मा। तो ये आप लिख लीजिएगा, ही इज ऑल्सो कॉल्ड धर्मा, राइट? ये ऋषिदूत आए थे बिंदुसार के, कई बार हमको देखने को मिलता है, कई बार इतिहासकार बताते हैं कि इनके अच्छे रिलेशंस थे बाहर विदेशियों के साथ। तो सबसे पहले बात करेंगे डायमेकस आया हुआ था। कहाँ से सर? तो डायमेकस आया था यूनान से। ये यूनान का राजदूत था डायमेकस। उसके बाद डायनोसियस ये आया था, कहाँ से सर? ये आया था मिस्र से भेजा था। उसके बाद आया था एंटियोकस
उसके बाद आया था एंटीओकस, कहाँ से आया था सर? सीरिया से। तो ये 3 राजदूत आए थे यूनान, मिस्र और सीरिया से। ये आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सीरिया के लिए एक और एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब मतलब बिंदुसार ने एक लेटर लिखा था किसको? सीरिया के राजा को। और जब सीरिया के राजा को लेटर लिखा था तो इस लेटर में उन्होंने एक मधुर मदिरा मंगाई थी, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन सी चीज़ें उस लेटर में मंगाई थी। तो मधुर मदिरा मंगाई थी, और दूसरा मंगाया था अंजीर, और तीसरा मंगाया था दार्शनिक। लेकिन यदि बात करें दार्शनिक की, यदि बात करूं मैं दार्शनिक की, तो दार्शनिक को नहीं भिजवाया गया एंटीओकस के द्वारा। जो राजदूत था वो नहीं लेकर के आया सीरिया से क्या? दार्शनिक। उसने बताया, उसने रीज़न दिया कि हमारे जो राजा हैं सीरिया के, उन्होंने कहा कि दार्शनिक भिजवाना हमारी परंपराओं के खिलाफ है, इसलिए हम आपको दार्शनिक नहीं दे सकते। बाकी उन्होंने मधुर मदिरा और अंजीर, सूखे अंजीर उन्होंने बकायदा भेजे। तो बस बात यहीं तक समाप्त होती है, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक देखने के लिए, और थैंक यू वेरी मच। और